तो जैसे कि हम स्कूल लेक्चरर पेपर्स का सॉल्यूशन देख रहे थे, उसमें हमने 25 क्वेश्चन पहले स्लाइड में सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद के हम क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर मीन्स इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो देखो सिंपल है इसमें मोलरिटी। बिकॉज ऑफ मोलरिटी में किसकी बात होती है? वॉल्यूम की। और हम जानते हैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T। तो सिंपल यहाँ आंसर होगा मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इथेनॉल H2O एजियोट्रोप बॉयल एट अबाउट। तो देखो हम सब जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जो इथेनॉल है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हमें पता है कि या तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा या क्या होगा? कम। तो इथेनॉल और H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर I फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ KCl। तो देखो KCl का डिसोसिएशन कैसे होगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और नंबर ऑफ आयंस कितने हमारे पास? 2 हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। तो फॉर्मूला होता है एल्फा इज इक्वल टू I-K1 ओवर N-K1। वैल्यू पुट कीजिए तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा कि 50/100 इज इक्वल्स टू I-K1 ओवर 2-K1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 1.5। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। जैसा कि हमें पता है कि डेल्टा TF इजिकल टू क्या होता है? KF इंटू M मोलैलिटी। तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पास KF हम कैसे निकालेंगे कि डेल्टा TF ओवर M। ठीक है। अब डेल्टा TF टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। मोल पर केजी, तो केजी ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा केजी। अब मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स में आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास यहाँ ऑप्शन होगा नंबर 4। नाउ नेक्स्ट आइए। द मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें पता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट को या मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। नेक्स्ट, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एक्सपेंड आइसोथर्मली मीन्स डेल्टा टी है हमारे पास कितना आ गया? 0 इनटू वैक्यूम until its total volume is 10 लीटर। हाउ मच वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ फ्री एक्सपेंशन होगा, यानी P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास? 0। और P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है W इजिकल टू होता है माइनस के P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो W भी हमारा कितना आ जाएगा? 0। तो 4th ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप देख रहे हो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। मीन्स गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, एटम्स बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यहाँ आप देख रहे हो गैस का केवल 1 मोल है, यहाँ आप देख रहे हो गैस के 2 एटम्स हैं। तो सिंपल सी बात है इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखिए 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती हैं अमाउंट पर, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें हीट कैपेसिटी है बेटा। हीट कैपेसिटी क्यों है?
क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये कहलाएगी उसकी हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट आइए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड चेंजेस टू वेपर इट्स एंथैल्पी चेंज, इतना दे रखा है। एंट्रोपी पूछ रहा है, तो एंट्रोपी की हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच ऊपर टी, वैल्यू रख दीजिए। तो एंथैल्पी हमारे पास कितना दे रखा है, 30 किलो जूल दे रखा है, तो हम इसे लिख लेंगे 10⁻³ और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसे लिख लेंगे 300 केल्विन। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा जी जिन प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है वो प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो फर्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लिबरेट एट कैथोड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम एसीटेट का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हमें पता है कि ब्रेक्स होगा एसीटेट आयन में एंड सोडियम आयन में। अब हम बात कर रहे हैं कैथोड की, तो एनोड पे तो हमारा पॉजिटिव होगा तो वहाँ एसीटेट आयन जाएंगे, जबकि कैथोड हमारा नेगेटिव होगा तो वहाँ क्या जाएंगे, सोडियम आयन जाएंगे। प्लस देखो वाटर का भी तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो सोडियम आयन जाएंगे प्लस वाटर से क्या जाएंगे, यहाँ H+ आयन जाएंगे, और H+ आयन किस में रिड्यूस होंगे, H2 में। तो सिंपल सा है, कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, H2। कौन सी गैस मिलेगी, H2। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 रिएक्शन है, 11th क्लास की NCERT से क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसको हम नाम देते हैं क्रैकिंग। क्या नाम देते हैं इसे, क्रैकिंग। कि जब हम एन हेक्सेन को Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंसी में हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये किस में चेंज हो जाता है, बेंजीन में, यानी इसे हम एरोमेटाइजेशन भी कह देते हैं और साइक्लाइजेशन भी कह देते हैं। नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स मीथेनॉल एंड प्रोपेन टू ओन। देखते हैं, देखो 2 ब्यूटीन तो निकाल दो, 1 ब्यूटीन को चेक करते हैं एक बार। 1 ब्यूटीन हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक तो हमें 1 कार्बन वाला यानी मीथेनॉल मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, और दूसरा हमारे पास प्रोपेनॉल मिल जाएगा यानी CH3 CH2 CHO। लेकिन वो हमसे कह रहा है मीथिलन एंड प्रोपेन टू ओन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो ठीक है, इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। चलो पहले हम इसे देखते हैं नंबर 4 को, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो 2 पे एक हमारे पास मिथाइल आ जाएगा, एक हमारा 3 पे मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, 2 ब्यूटीन, तो दूसरे पे हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा CH3। अब अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो देखो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो 2 एसीटोन मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यानी इसे भी नेगलेक्ट करो। तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, सिंपल सी बात है, 2 मिथाइल प्रोपीन बचा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, एक बार चेक करते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन। तो देखो 2 मिथाइल प्रोपीन ये हमारे पास है। अब यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो सिंपल सी बात है, एक कार्बन वाला हमारी मेथेनॉल मिल जाएगा एक तो, और एक हमारे पास क्या मिल जाएगा, एसीटोन। सिंपल। चलो, तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा आ गया, 3। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 39। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर इजी बना रहे हो, तो बेटा मैं अपने घर से तो नहीं बना रहा, क्वेश्चन है तो है। द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में बेटा हमें पता है
कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो उल्टे क्रम में होता है SN1 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की। उससे कम किसकी होगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। उससे कम किसका होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का। उससे कम किसका होगा, सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो जो ऑर्डर हमारे पास ये मिल जाएगा हम उसे करेक्ट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास होगी, देखो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि वो 3 डिग्री का ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गया यहाँ से, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखो, तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, और ये हमारा ये फिर से 1 डिग्री आ गया, तो ये भी गलत है बेटा। थर्ड ऑप्शन पे आइए। थर्ड ऑप्शन में देखोगे तो ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 3 डिग्री हो गया। एक बार फोर्थ ऑप्शन को और देख लें तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, और वो हमसे क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अल्कोहलिक QH की प्रेजेंसी में जब हम एल्किल हैलाइड को हीट करते हैं तो ये रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या हम इसे नाम दे देते हैं बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आप देख रहे होगे एक हमारे पास ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। भाई हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, बट वो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट बेटा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। और सैडजेफ रूल हमसे क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि टोलुइन है बेटा, टोलुइन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दिया है बेंजल्डिहाइड में विद दी हेल्प ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन कौन सी है, एटार्ड रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, सीधी सीधी रिएक्शन है। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन आपको 2 एल्डिहाइड दे रखे हैं जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि एक ये अल्फा हो गया, एक ये अल्फा हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में हीट कर रहा है। आप समझ के होंगे कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। अब वो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आपको थोड़ा चेक करना होगा। मैं करूँगा यहाँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसके अल्फा से एक बार इस पर अटैक कराओ, एक बार इसके अल्फा से इस पर अटैक कराओ, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव रेड ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट फेलिंग रिएजेंट। आपको पता है एल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट के साथ क्या देते हैं, रेड ब्राउन कलर का PPT देते हैं। अब यहाँ चारों एल्डिहाइड है, बट बेटा इनमें एक बेंजल्डिहाइड कैसा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एक तो ये हुई कि भाई ये एरोमेटिक है, मीन्स इस पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। अब आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ये सरलता से जो बेंजल्डिहाइड है इनोलेट आयन नहीं बनाता है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसके कारण ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। आयोडोफॉर्म कौन से कंपाउंड देते हैं बेटा, एक तो जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप होता है, जिन कंपाउंड्स में वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एक जिनमें सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट होता है, प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आप देख लो इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जिनमें ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, सेकंड, थर्ड भी देगा, फोर्थ भी देगा, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहा है वो हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिड्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसे नाम से जानते हैं HBZ रिएक्शन, यानी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव व्हेन SCN तो देखो कार्बोनिल ग्रुप हमारा बेटा, इस पे सिंपल सी बात है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब एससीएन जब रिएक्ट करेगा तो इस पे कौन सा एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है कुछ इस तरह से। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम जानते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड पे 1 एल्किल ग्रुप होता है, जबकि कीटोन्स पे 2 एल्किल ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण वो कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी को कम करते हैं। अब एल्डिहाइड में भी देखो, जब मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूंगा तो फॉर्मल्डिहाइड पे तो बेटा एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो करे। दैट्स वाई जो फॉर्मल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। तो देखो फ्यूरॉन है एरोमेटिक है, फिनोल एरोमेटिक है, पायरोल एरोमेटिक है, बट साइक्लोप्रोपीन नहीं बेटा। अगर यहाँ साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन होता तो वो एरोमेटिक होता, बट ये एरोमेटिक नहीं है, थर्ड वाला एरोमेटिक नहीं है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन द नाइट्रिक एसिड सर्व्स एज, यानी नाइट्रिक एसिड कैसे एक्ट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और तुम्हें पता है नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट बेटा H2SO4 की प्रेजेंसी में नाइट्रिक एसिड एज ए बेस रिएक्ट करता है। किसकी तरह रिएक्ट करता है, बेस। तभी तो वहाँ से हमें NO2 पॉजिटिव मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन मिलेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन द एरिनियम आयन हैज। तो देखो एरिनियम आयन पहले बनाते हैं हम, तो कुछ इस तरह से होगा कि जहाँ भाई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज एरिनियम आयन। अब वो कह रहा है कि इसमें इस कार्बन में अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो देखो 4 बॉन्ड्स हैं, तो इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, sp3। तो सिंपल हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, 1sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी एक कार्बन उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए कि भाई अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड Cl2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस गैमेक्सिन इज, ये किसका एग्जांपल है। तो बेटा देखो सिंपल है कि बेंजीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट, तो हमें 666 मिलता है, यानी ऑल 6 कार्बन एटम से एक एक क्लोरीन एटम जाके ऐड हो जाता है, और हम इसे नाम देते हैं 666 या गैमेक्सिन या लिंडेन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो ये देखो हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मैं ऐसे ही 25 क्वेश्चंस की छोटी छोटी वीडियोज लाऊंगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो रही हैं, वास्तव में समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप उसे मुझे बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।